नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भारतीय सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक शोध संस्थान के चैनल पर। आज हमारे बीच जो है पुनः आदरणीय के.पी. राहुल साहब हैं, जो रिटायर्ड सीनियर लेखाधिकारी हैं, और दूसरे मेहमान हमारे साथ हैं योगेश जी, जो मिशन इंस्टीट्यूट के संस्थापक हैं, डायरेक्टर हैं। आप सिविल सर्विस की कोचिंग चलाते हैं, नेट की कोचिंग चलाते हैं और बच्चों को इस लायक बनाते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी जी सकें। साथियों, आज हम दोनों लोगों से जो है जाति के ऊपर कुछ विचार विमर्श करेंगे कि भारत में जातियों का क्या इतिहास है, भारत में जातियों का जो जाल बिछा हुआ है ये कहाँ से निकल रहा है, और ये आज जो इसका रूप है, नुकसान है या फ़ायदा है, कुछ लोगों को नुकसान है, कुछ लोगों को फ़ायदा है, ये किस रूप में है, कैसे है, इस पर हम लोग विचार करेंगे। वैसे देखा जाए तो हमारे देश में जातियों का बहुत पुराना इतिहास नहीं है। आज की डेट में जाति को लेकर ही भारत में सरकारें बनती हैं, जाति के ही ऊपर वो काम करती हैं, चाहे यूपी की आज की सरकार हो, चाहे बिहार की सरकार हो या केंद्र की सरकार है, वो किसी न किसी रूप में जातियों पर ही केंद्रित होकर काम कर रही हैं। तो इसके बारे में हम आप दोनों लोगों से बात करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं मिशन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर आदरणीय योगेश जी से मैं ये जानना चाहूँगा कि जाति व्यवस्था पर आपका क्या विचार है, ये समाज को किस तरह से नुकसान या लाभ पहुँचा रही है, आप इस पे आप अपना कुछ विचार दें। धन्यवाद। भारतीय शोध संस्थान का मैं आप सब जैसी बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान की आज की जो समस्या है वो जाति पर है। तो मैं एक लाइन से शुरू करना चाहूँगा कि शेर जंगल का राजा अपने पराक्रम से बनता है, किसी के तिलक लगाने और मुकुट पहनाने से नहीं। तो पराक्रम आएगा कैसे? अगर इस पराक्रम आने की बात करें तो पराक्रम आता है बुद्धि से, क्योंकि पराक्रम किसी पहलवान के अखाड़े से नहीं आता। अगर लोग शारीरिक ताकतवर के बल पर अगर देश पर राज करते, दुनिया पर राज करते, तो वो दुनिया शायद आदिम होती। आज बुद्धि का जमाना है और उस बुद्धि या बुद्धिमत्ता को आने में रोकने वाली एक सबसे बड़ी व्यवस्था है जाति। जाति के संबंध में अगर बात करें कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और आज के समय में समस्या कैसे बनी, तो इसके दो पहलू कि राजनीति जाति को कैसे प्रभावित कर रही और जाति राजनीति को कैसे प्रभावित कर रही। तो अगर देखें तो दोनों एक दूसरे के ऐसे पहलू हैं कि राजनीति जाति से प्रभावित है, कि राजनीति के विभिन्न दल हैं, विभिन्न दलों का जो आधार है वोट बैंक का वो जातियां हैं। और दूसरी चीज, राजनीति ने जाति को कैसे प्रभावित किया कि जिन जातियों को राजनीतिक दलों की जरूरत होती उनके हित की बात करना शुरू कर देते। तो अगर हम जाति की समस्या का समाधान चाहें तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से हम प्रेरणा ले सकते हैं कि अगर उन्होंने इस देश की समस्या को अर्थ माना होता तो अपनी पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट न लिखी होती। उन्होंने अर्थशास्त्र में पीएचडी करने के बावजूद भी हिंदुस्तान में बताया कि किसी भी तरीके की समस्या जो है वो जाति से। जैसे एक छोटा सा आप उदाहरण लें कि कहीं पर आप कोई कमरा भी किराए पर लेते हैं तो कमरा तो किराए से मिलता है, लेकिन जातिवाद आपको मुफ्त में मिलता है। ये लंबे अरसे से हिंदुस्तान की कहानी रही और यही समस्या इस देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास तथा न्याय के लिए सबसे बड़ी बाधक बनी। धन्यवाद। इसी बीच हमारे बीच में दो और मेहमान जुड़ गए हैं। इत्तेफाक से दोनों लोगों का नाम संतोष मौर्य जी है। संतोष मौर्य फर्स्ट, संतोष मौर्य जी सेकंड। तो साथियों, मैं इस विषय को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय के.पी. राहुल साहब से ये मैं जानना चाहूँगा सर कि जैसे इन्होंने बताया उस तरह जाति के बारे में, जाति के नुकसान और जाति के फायदे, उसका राजनीतिकरण किस तरह से किया जा रहा, आपका क्या विचार है जाति के जो है फायदे और नुकसान पर? धन्यवाद डॉक्टर यशवंत जी। मैं खुद भी जो है योगेश जी की बात को ही आगे बढ़ा रहा हूँ, कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, मैं उसकी शुरुआत बता रहा हूँ। डॉक्टर अंबेडकर अपने कालखंड के अर्थशास्त्र के महानतम जो है विद्वान थे और उनकी थीसिस
द प्रॉब्लम ऑफ रूपी पर ही उनको डीएससी की डिग्री मिली है। और 2 काम दुनिया में उनके उस पुस्तक के आधार पर हुए हैं। एक है गोल्ड स्टैंडर्ड, दुनिया भर की करेंसीज को गोल्ड से जोड़ा गया। दूसरा है सेंट्रल बैंक की स्थापना। ये अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से हैं। भारत में इनको जो है सेंट्रल बैंक को जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा गया है। और यह बैंक नहीं है, ये बैंकों का बैंक। ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं करता, इसके यहाँ कोई अकाउंट नहीं खुलता है, लेकिन ये जो बैंक्स हैं पूरे सारे बैंकों का जो है नियमन करता है, उनका कंट्रोल करता है। तो ये डॉक्टर अम्बेडकर की एक पुस्तक पर जो आधारित है ये 2 बड़े काम जो दुनिया में जो है लिए गए। सवाल उठता है कि इतना बड़ा अर्थशास्त्री जो है अर्थशास्त्र को उतना महत्व नहीं देता है जितना समाजशास्त्र को महत्व देता है, एंथ्रोपोलॉजी को महत्व देता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने अर्थशास्त्र पर एक ही थीसिस लिखी है, लेकिन उनके जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है इन रिलेशन ऑफ कास्ट, यानी कास्ट को वो ज़्यादा महत्व दे रहे हैं कि इस प्रकरण को सलूशन अगर हम दे दें तो हमारी और तमाम समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं। इस बीच मैं कहना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली पिछले कुछ दिनों से जो है जातीय जनगणना की बात जो है भारत में बड़ी जोर पकड़ रही है, और बिहार सरकार ने जातीय जनगणना कराई अपने यहाँ, उसके रिजल्ट्स भी जो उन्होंने दिए और उसके जो है इम्प्लीमेंटेशन भी कर दिया। इसमें जो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जातियां आई कैसे। इसमें तमाम तरह के मत हैं। डॉक्टर अंबेडकर का मत है कि वर्तमान जाति व्यवस्था के लिए जो जिम्मेदार कारण है वह है सोशल बाइकाट, जिसको आप सामाजिक बहिष्कार कहते हैं। गांव देहात में इसको लोग कहते हैं हुक्का पानी बंद कर देना। यह बड़ा कारण था इतनी बड़ी संख्या में जातियों के क्रिएशन का। समझ सकते हैं आप कि जो है तमाम ऐसी जातियां बन गई हैं, बेतरतीब हैं, अप्राकृतिक हैं, जिनका आप बता ही नहीं सकते हो कि यह जाति क्यों है। अब अगर किसी से पूछे कि आप इस जाति को हो तो क्यों हो, वो नहीं बता पाएगा। ठीक है, कुछ जातियों का जो है प्रादुर्भाव उनके पेशे से हो सकता है, काम से हो सकता है, लेकिन इतने पेशे नहीं है जितनी जातियां हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर जो है सबसे पहले इस जाति की समस्या का सलूशन चाह रहे थे कि इस जाति की समस्या का अगर सलूशन हो जाए तो बहुत सारी समाधान अपने आप आएगा। तो इस संदर्भ में मैं आपको कहना चाहूँगा कि जिस तरह से वो कर रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर कि ये जातियाँ जो है धीरे धीरे बनी हैं, और जाति के ही साथ एक और व्यवस्था प्रचलित है भारत में, वह भी अप्राकृतिक है, जिसको आप वर्ण व्यवस्था कहते हो। आज आपको लग रहा है कि देख रहे हैं कि ये 4 वर्ण बटा, पूरा भारत जो है 4 वर्णों बटा हुआ है। प्रारंभ में केवल 3 वर्ण थे, चौथा था ही नहीं, है नहीं। ये चौथा जो आया उन्हीं तीनों के जो है से निकल करके आया। थोड़े लोग उसमें से निकले, थोड़े उसमें से निकले, थोड़े उसमें से निकले, फिर चौथा वर्ण क्रिएट हो गया। और ये जो वर्ण व्यवस्था थी प्रारंभ में पूरी तरह से अस्थायी थी और पूरी तरह से फ्लेक्सिबल थी, और वो केवल 4 साल के लिए होती थी। आपको पद अलाट किया जाता था, वर्ण अलाट किया जाता था, आपको काम अलाट करा दिए, आप करेंगे, और 4 साल के बाद फिर इसका जो है एग्जामिनेशन होता था, देखा जाता था कि अगर उस काम को वो ठीक से कर पा रहे हैं तो उनके काम को कंटिन्यू किया जाता था, अदरवाइज इनका वर्ण बदल दिया जाता था। चूंकि इस जब तक यह व्यवस्था रही तब तक कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता था किसी पेशे का, किसी काम का, इसलिए वो 4 साल में बदला करता था। इसके बाद में इसको प्रशिक्षण दे के किया जाने लगा। जब प्रशिक्षण दे कर किया जाने लगा तब यह आजीवन हो गया, यानी एक बार जो आप जिस उस पर बैठे आजीवन आप उस पर रहेंगे। एक शब्द आता है बड़ा गजब का है, लोगों ने उसको जो है उसके साथ बड़ी बेईमानी की है, वो है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार वास्तव में ये दीक्षांत समारोह है, दीक्षांत समारोह है। तब ये पदों का अलाटमेंट या पदों का जो है आवंटन, उसका कार्य का आवंटन जो है शिक्षक द्वारा किया जाता था, और वो आजीवन उसमें रहता था। लेकिन कालांतर में कुछ ऐसे लोग निकले
जिनको लगा कि जिनका पद बदलने से वो जो है डाउन फॉल हो सकता है। सर मैं यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। उपनयन संस्कार में जो है जनेऊ द्विज सिस्टम चलता है। हाँ। और आज का जो आपने बताया कि ये जो है दीक्षांत समारोह। हाँ, दीक्षांत समारोह। लेकिन आज की यूनिवर्सिटियों में जो दीक्षांत समारोह होता है वहाँ सर्टिफिकेट भी बंटता है। हाँ। तो क्या ये उपनयन जो जनेऊ है और सर्टिफिकेट है दोनों एक ही क्या है नहीं, इसका? ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाँ। वास्तव में जो जनेऊ है हम्म, ये बिल्कुल आर्टिफिशियल चीज क्रिएट कर दी गई है। हम्म, दिस इज नथिंग। हाँ, जनेऊ होता क्या था, आप देखते होंगे, ये जो चीवरधारी होते हैं वो जो अपना वस्त्र डालते हैं ना, तो उनका ये इस तरफ जो है वो हो जाता है, एक तरफ से उठाते एक तरफ डाल देते हैं तो इस तरह से हो जाता है नहीं? तो वो जो उसका वो चित्र आता है वो एक तरह से धारीदार आता है नहीं? उसी को इन्होंने जो है जनेऊ वो करके उसको कन्वर्ट कर दिया कि डालेगा। हड़प्पा की जो मूर्ति मिली है उसमें भी उसमें वो डाला मिलता है। वो एक्चुअली वो चीवर का वो है, लेकिन वो बस चीवर की वो धार है, वो दिखाई देती है। बाकी जनेऊ का कोई मतलब नहीं है। और जो जनेऊ शब्द है ये जन्म से आ रहा है। आप समझिए, ये जन्म शब्द से ही आ रहा है। इसको कहाँ कर रहे हैं? तो एक्चुअली वहां क्या कर दिया गया है कि जो चीज आपको प्रशिक्षण के बाद अलाट किया जाता था वो प्रशिक्षण के पहले दिया जाने लगा, इसलिए वो जन्मजात हो गया, इसलिए उसको जनेऊ कहने लगे। वो जो है बुक लिखते हैं एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इसका लोगों ने दूसरा तरीका भी जो है वो कहने लगे, जबकि वो डॉक्टर अम्बेडकर ने उसको रिजेक्ट किया है। लोगों ने ये कहा कि अंतरजातीय विवाह हो तो जाति मिट जाएगी। सच्चाई यह है कि अंतरजातीय विवाह से जाति नहीं मिटेगी, जाति को मिटाना ही पड़ेगा आपको। जाति मिटाना इसलिए भी जरूरी है कि डॉक्टर अम्बेडकर का खुद का मानना है, डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद कहा है कि जाति और लोकतंत्र साथ साथ नहीं चल सकते हैं, दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। अगर आप जाति को बनाए रखना चाहते हो तो लोकतंत्र की उम्मीद छोड़ दीजिए, और लोकतंत्र को आप चलाना चाहते हैं तो जाति को आप मिटा दीजिए। तो हमारे सामने जो विकल्प यह नहीं है कि आप इसका दूसरा रास्ता भी ढूंढ लीजिए, जाति मिटाना ही मात्र विकल्प है। तो जातियां मिटाने के लिए हमको जो है, जिस तरह से हम कपड़ा पहनते हैं, जो कपड़ा हम सबसे बाद में पहनते हैं उसको सबसे पहले उतारते हैं। जब हम कपड़ा पहनते हैं तो जो हम सबसे बाद में पहनते हैं उसको सबसे पहले उतारते हैं। ठीक उसी तरह से हमको जाति की जो समस्या है वो आज है, तो हमको यहाँ से शुरू करना पड़ेगा, पीछे को जाना पड़ेगा। सच्चाई यह है कि जितनी जातियाँ आज हैं उतनी 100 साल पहले नहीं थी, जितनी 100 साल पहले थी उतनी 200 साल पहले नहीं थी, और जितनी 200 साल पहले थी वो 1000 साल पहले नहीं थी। संख्या कम थी, विभाजन होता आया है, लेकिन हमने इसको जाना नहीं। इसलिए हम ये समझ रहे हैं कि ये जो जातियाँ 1000, 10,000, 12,000 जो बनी हैं वो शुरू से ही बराबर बनी आ रही हैं। ऐसा है नहीं, ये बढ़ती गई हैं और लंबे समय तक ये फ्लेक्सिबल थी। जाति का कन्वर्जन, बदलाव संभव था। यानी जब तक वो व्यक्ति वो काम कर रहा है तब तक वो कहलाएगा, जब वो दूसरा का काम करेगा तो उसकी जाति बदल जाएगी। आज अगर हम मान लीजिए मिट्टी का बर्तन बना रहे हैं तो हम कुम्हार कहे जा रहे हैं। कल को अगर हम लोहे की बर्तन बनाने लगेंगे, लोहे का कुछ करने लगेंगे तब लोहार कहे जाएंगे। अगर हम सोने का कुछ बनाने लगे तो सोनार कहे जाएंगे। तो पहले ये फ्लेक्सिबल था, बदल जाता था, लेकिन आकर के बहुत बाद में, इवन मैं कहूंगा कि 20वीं सदी में ये रिजिड हो गया। तो अगर हम इसको मिटाना चाहते हैं तो पहले तो हमको इतिहास को जानना पड़ेगा, और हमको ये करना पड़ेगा कि 2-2, 4-4 जातियां जो विभाजित हुई हैं उनको हम मर्जर करते चले जाएं, तो इनकी संख्या घटेगी। संख्या घटा करके उसको शून्य करना है हमको। इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो हम लोगों ने नहीं देखा है, नहीं समझा है। संविधान का एक ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 334, जिसका मृत्यु और जन्म दोनों तिथियां लिखी हैं। उसमें निश्चित कर दिया गया है आफ्टर 10 ईयर्स, है नहीं? तो कहने का मतलब यह है कि भारत के संविधान ने आपको जातियां मिटाने के लिए 10 साल का समय दिया था, आप नहीं मिटा पाए। इसका मतलब यह है कि हम जाति मिटाने की ओर शुरुआत ही नहीं किए।
तो ये आज भी समस्या बनी जा रही है। और लोग इसको परमानेंट अगर कर देते हैं और इसको मान लेते हैं तो भारत में लोकतंत्र की स्थापना कभी नहीं होगी, क्योंकि हम लोग बन ही नहीं पाएंगे। जब तक जातियां हैं तब तक हमको लोग बनने नहीं देंगे। इसलिए जरूरी यह है कि हम जाति की मिटाने की व्यवस्था करें। अभी देखा हमने कि जो है जाति जनगणना कराई जा रही है, लेकिन जाति जनगणना करा करके भी हम समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे। क्यों? समस्या के समाधान के लिए जो लिखा गया है, हम समझें कि हमको संविधान के अनुच्छेद 17, 18 और 334 को एक साथ मिला के पढ़ना पड़ेगा। जब तक हम इनको अलग अलग पढ़ते रहेंगे तब तक नहीं होगा। संविधान का अनुच्छेद 17 जो है अनटचेबिलिटी को शून्य घोषित करता है। संविधान का अनुच्छेद 18 शैक्षिक और सैन्य टाइटल्स को छोड़ करके बाकी सारी टाइटल्स को शून्य करता है नहीं? जब हम इन टाइटल्स को शून्य करेंगे तो जातियां अपने आप शून्य हो जाएंगी। हमको इसी रास्ते पर चलना है और यह काम करने के लिए 334 में 10 साल का समय दिया गया था। आज हमको अपने को अपडेट करने के लिए इस समय को निर्धारित करके फिर से क्रमबद्ध तरीके से हमको जाति को मिटाना ही है। यही अंतिम समाधान है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। योगेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जातियों की जो शुरुआत है जी, मेगास्थनीज की जो बुक है इंडिका, हाँ जी, और स्ट्राबो की भी है जी, एरियन की भी एक इंडिका है, जी, 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 और फाहियान ने भी लिखा है जी, अपना यात्रा विवरण। फोकू की। अब इनमें से किसी में भी जाति का वर्णन नहीं है, वर्गों का वर्णन है। भारत में 7 वर्ग हैं जी। तो भारत में 2000 साल पहले जातियां हमको इन किताबों में दिखाई नहीं देती हैं जी। लेकिन फिर भी हम 2 हमारे पास इंडिका है मेगास्थनीज की, एक अवध शरण शर्मा की है जी, और एक जो है इनकी सम्यक प्रकाशन वाली है जी, सम्यक प्रकाशन वाली में जातियां नहीं कबीले दिखाई देते हैं जी, लेकिन अवध शरण शर्मा वाली जो है उसमें जातियां दिखाई देती हैं। जी। तो ये क्या है, एक ही पुस्तक में दोनों जो है अलग अलग लोग अपना अपना विचार दे रहे हैं और जाति न दिखाने वाले कई एक यात्री हैं और जातियां दिखाने वाले यहाँ के मूल निवासी हैं। जी, देखिएगा, अभी राहुल साहब ने एक बात कही है और उस बात को डॉक्टर अंबेडकर की बात से कोट करेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले कास्टों में फ्लेक्सिबिलिटी थी कि एक कास्ट से दूसरी कास्ट में कन्वर्ट हो सकते थे। तो आप जो मेगास्थनीज की इंडिका की बात कर रहे हैं उसमें 7 समूहों की बात की गई। उनके अपने कार्य हैं और उन कार्यों के आधार पर 7 वर्ग बताए गए। वहां कास्ट का डिवीजन नहीं बताया जाए। तो डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा कि जो हिंदुस्तान की जाति व्यवस्था है इसकी जो जननी है वो वर्ण व्यवस्था है और वर्ण व्यवस्था उसी तरीके से जैसे एक 4 मंजिला इमारत, तो खूबसूरत 4 मंजिला इमारत बना दीजिए और उस पे किसी जगह पर एक सीढ़ी ना हो कि फर्स्ट से सेकंड में जाना, सेकंड से फर्स्ट में आना। इसका मतलब अगर इस वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में केवल इतना होता कि अगर ये बताती है कि नैतिक उत्थान वाले ऊपर है और जिनका नैतिक पतन हुआ है वो नीचे, तो ऊपर से जिनका नैतिक पतन होता जाता उसको नीचे ढकेला जाता हाँ। और जिनका नैतिक उत्थान होता जाता उनको ऊपर ले जाया जाता उनकी नैतिकता के या योग्यता के आधार पर, तो शायद इस पे कोई समस्या नहीं थी। लेकिन ये खूबसूरत 4 मंजिला इमारत है जिसमें एक मंजिल से दूसरे मंजिल पे आने जाने का विराम नहीं है, इसलिए इसका कोई यूज नहीं हो पा रहा है, इससे कोई बेहतरी नहीं। अब दूसरी बात अगर आप देखेंगे कि जाति है क्या, तो जाति के लिए डॉक्टर अंबेडकर और कई सारे समाजशास्त्रियों ने लिख रखा है। उस पे आप देखेंगे तो उन्होंने कहा है जाति प्रतिबंधों का समूह है। जाति बराबर क्या कर सकते हैं, प्रतिबंधों का समूह। अब हम अभी भी बात करते हैं, वो राहुल गांधी बात करें, मोदी जी बात करें या हिंदुस्तान का प्रोफेसर और प्राइमरी का मास्टर बात करे, तो वो यही बात करता है कि इस समस्या का समाधान कैसे हो, या सामाजिक न्याय की मांग, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की मांग। हम अपनी प्रेम्बल या प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो उसमें भी हमारे संविधान निर्माता यही बात लिखते हैं कि हिंदुस्तान में 3 प्रकार के न्याय की जरूरत है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। अब देखिए जाति ने क्या किया, जाति कहती है प्रतिबंधों का समूह, तो कैसा प्रतिबंध है, सामाजिक प्रतिबंध है। सामाजिक प्रतिबंध ये है कि आप जिस जाति में पैदा हुए हैं
उसी जाति में आप शादी विवाह करें, उन्हीं के साथ रोटी बेटी का आपका संबंध हो। अब फिर दूसरा, आर्थिक प्रतिबंध कैसे लगाए? आर्थिक प्रतिबंध लगाए कि अगर कोई निम्न तबके का आदमी है, उसका हुनर और कुशलता या मेधा उसकी बहुत योग्यता की है कि वो एक वाल्मीकि समुदाय का है और अच्छी सी जलेबी बना सकता है, तो वो हिंदुस्तान में जलेबी का व्यवसाय नहीं कर सकता या हलवाई का व्यवसाय नहीं कर सकता, चाहे योग्य जितना भी हो जाए। तो ये दूसरा प्रतिबंध हो गया, आर्थिक प्रतिबंध। तो इस वजह से हिंदुस्तान को भी आप देखेंगे कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आप राष्ट्र का विकास, या राहुल साहब ने कहा कि लोकतंत्र तब तक नहीं आ सकता जब तक जातियां हैं। तो अब आप देखिए, लोकतंत्र का मतलब लोगों का समूह, अब वो जातियों का तो समूह है नहीं, और हमने लोकतंत्र को आज हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में बना रखा है जातियों का समूह। तो जातियों के समूह को लोकतंत्र नहीं कह सकते। लोकतंत्र लोगों का समूह होता है, और लोगों में बहुत सारे लोगों की अपनी आकांक्षाएं, अपनी इच्छाएं, उनकी अपनी रहन सहन विविधता होती है, और उस विविधता का बरकरार रहना जरूरी। तीसरा, आपने राजनीतिक प्रतिबंध लगाया। आज की डेट में आपकी जाति पूछ ली जाए तो ये बताया जा सकता है कि आप इस दल को वोट देते होंगे, चाहे वोट देते हो चाहे ना देते हो। तो अगर आप वोट देते हैं तब तो है, और अगर नहीं वोट देते हैं तो अगर आपकी वहां काउंटिंग हो रही तो दूसरी जगह काउंटिंग नहीं हो रही, इस वजह से भी आप दूसरी जगह वोट नहीं दे सकते। तो राजनीति में भी जाति आ गई। तो अब क्या है, तीनों जगह जो प्रतिबंध है ये इसके कारण आए, जाति के कारण। अब हमारा ना तो सामाजिक विकास हिंदुस्तान में हो सकता है, ना आर्थिक ना राजनीतिक। और हमारा ही नहीं, ये समस्या अभी उन कास्टों के लिए भी आएगी। जैसे अभी तक आपने देखा होगा, तथाकथित उच्च जातियां जब तक लाभ में रही जाति के कारण, तब तक उनको जातिवाद दिक्कत नहीं किया। अब की समस्या जातिवाद की उनकी ये हो गई कि जातिवाद के आधार पर जब क्षेत्रीय दलों का स्टेबल हो गया और क्षेत्रीय दलों का प्रभाव हो गया, तो आपने देखा कि कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न इस वजह से देना पड़ा कि उनको जो अति पिछड़े उनको कास्ट के आधार पर साधना है। बिल्कुल। तो अब समस्या का समाधान हम कैसे करें? कि एक और समस्या हिंदुस्तान में हो गई कि आज की डेट में अगर हम देखें कि जातियों को समाप्त करें, तो ये ना सरकार के बस में है, ना सोशल वर्करों के बस में है, और ना किसी संवैधानिक तरीके पर। क्योंकि अगर बस में होता तो शायद हमसे पुरोधा और हमसे विद्वान लोग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में थे। तो अब इसका समाधान क्या हो? जाति समस्या नहीं, जाति के आधार पर होने वाला भेदभाव समस्या है। तो हम जाति को खत्म करने की अपेक्षा अब भेदभाव पर आ जाए कि भेदभाव खत्म हो जाए। क्योंकि देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में हम भले चाहे जितना कहें, जितनी विद्वता से अपने कितने भी तर्कों के साथ हम इस बात को रखें कि जातिवाद समाप्त हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे विद्वजन लगे हुए हैं जो पार्टियों के थिंक टैंक हैं या थिंकर हैं, वो कास्ट के आधार पर दलों को स्टेबलिश कर रहे हैं। तो एक तरफ जाति बढ़ाई जा रही और एक तरफ जाति को घटाने की बात होगी। तो अब जहां तक लगता है, हमें लगता है कि इस जातिवाद को या जाति की समस्या को इस तरीके से खत्म किया जा सकता है कि हम कुछ लोगों के पाले बदलें। बेसिक स्तर पर जो प्राइमरी एजुकेशन है हमारा, वो चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो या फिर किसी बोर्ड का हो, उस पे हम ऐसे कुछ क्रियाकलापों को शामिल करें जिससे कि निम्न तबके के लोगों को उच्च तबके का रोल दिया जाए और उच्च तबके के बच्चों को निम्न तबके का रोल दिया जाए। तो शायद उनकी संवेदनाओं में परिवर्तन आएगा और इसमें बदलाव होगा। क्योंकि आपने देखा होगा, जब अमेरिका में काले गोरों के साथ समस्या आई तो गोरों ने उनको उन अधिकारों से, उन चीजों से एक लंबे समय तक वंचित रखा। तो वहां पर पहली बार जब हुआ कि काले बच्चे भी गोरे बच्चों के साथ पढ़ेंगे, तो उस समय अस्त्र शस्त्र और एक तरीके से सेना के माध्यम से उन बच्चों को बैठाया गया। फिर धीरे धीरे उन्होंने विविधता को अडॉप्ट किया और आज अमेरिका में कहीं रंग भेद कम पड़ गया है। और रंग भेद की बात तो यूएनओ में भी हो सकती है, लेकिन जाति भेद की बात आज संसद में भी नहीं हो पा रही है। तो ये मुश्किल बात है कि इसको हम खत्म कर पाए, लेकिन हाँ, इसके होने वाले भेदभाव को हर किसी को खत्म करना होगा, वरना ये जहर ऐसा है कि आज इससे हमें घाटा हो रहा, लेकिन कल को उनको भी घाटा होगा जो आज लाभ में। जैसा कि आप कह रहे हैं कि जातियों को खत्म नहीं किया जा सकता है जी, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो चीज पैदा हुई है वो चीज खत्म भी होगी। मैंने इंडिका की बात की थी, उसमें जो है भारत में बहुत सारे सैकड़ों कबीलों का वर्णन है जी। और जैसा कि आप जानते हैं और आप लोग भी जानते हैं, कबीलों में जातिवाद नहीं होता है जी। कबीलों का अपना एक अलग कल्चर होता है जी। तो भारत में भी वही था जी, और ये फाहियान के समय तक चला आ रहा है कबीलों का ही जी। जब हमारे यहाँ शक, हुण, कुषाण ये सब आ रहे हैं इस दरमियान जी,
तब भी जातियों का विवरण नहीं दिखाई दे रहा है हमको, जी। फिर भी 7 वर्गों में ही दिखाई दे रहा है। तो आपने जो ये बताया कि बच्चों को हम स्कूलों में प्राइमरी स्टेज पे इस तरह से जो है बांटें, जी। उनके क्रियाकलाप को जो है इस तरह से करवाएं ताकि जातिगत जो भेदभाव है जी। वो हटाया जा सके, लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे जो है जातियां ही खत्म की जा सकती? ठीक है सर, देखिए आप इस प्रश्न का जवाब मैं एक उदाहरण से देता हूँ। देखिएगा, अगर जातियां रहेंगी तो एक छोटा सा एग्जांपल, आपने लगान फिल्म देखी होगी। लगान फिल्म में अगर कचरा नहीं होता हाँ, तो टीम नहीं जीतती, तो वो टीम नहीं जीतती। बिल्कुल। तो अगर हिंदुस्तान में किसी अच्छे खिलाड़ी को कास्ट के आधार पर बाइकाट किया जाता है, जैसे भी सर ने कहा सोशल बाइकाट, तो सोशल बाइकाट कास्ट के आधार पर हुआ। आपको एक टीम तैयार करनी हिंदुस्तान में, क्रिकेट ही टीम जीतती है, फुटबॉल क्यों टीम नहीं जीतती है? फीफा। तो फीफा कब जीतेंगे? जब उसपे जो अच्छा खिलाड़ी हो, उसके साथ कास्टवाद ना हो, जातिवाद ना हो, धर्मवाद ना हो, और हम उसे हिंदुस्तानी के नजरिए से शामिल करें। तो अगर हम कास्टों के आधार पर एक अच्छी टीम नहीं बना सकते, कास्ट भेदभाव करके, तो हम क्या एक राष्ट्र बना सकते? नहीं बना सकते। तो एक बात स्पष्ट हो गई कि नहीं। दूसरा एग्जाम्पल कि इस पे जो हमने अभी बात कही थी कि कैसे खत्म होगा, अभी तक हिंदुस्तान में योग्य उन्हें माना जाता है जिनको प्रदर्शन का मौका दिया गया। आपके एक बेटी और बेटा है, उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं आपकी एक बेटी और एक बेटा है, जी, जी, जी। और आपने अपने बेटे को वो सारी सुविधाएं दी जो उसे पढ़ने लिखने और अपनी योग्यता का प्रदर्शन करने का मौका मिले। बिल्कुल। आपका बेटा हाई स्कूल में 85% अंक लाता है और आप उसकी फीट थपथपाते हैं कि वो पढ़ने में अच्छा है लड़की की अपेक्षा, और लड़की को अगर आपने मौका दे दिया और लड़की जब पढ़ी तो लड़की ने उससे विपरीत परिस्थितियों में 90% ले आई, तो वही बच्चा जो 85% में आपको बुद्धिमान दिख रहा था वो गधा दिखने लगेगा, दिखने लगेगा। यही हाल हिंदुस्तान का है कि हिंदुस्तान में जो अपने आप को शैक्षिक या नैतिक या किसी अन्य तरीके से योग्य मानते, वो इसलिए योग्य बने हुए हैं कि उन्होंने उनको मौका नहीं दिया है अपनी योग्यता के प्रदर्शन का। अगर दलितों को, वंचितों को, आदिवासियों को और महिलाओं को बराबरी के हक हुकूक के साथ मिलता ये मौका, तो आपको जो आज हिंदुस्तान का बुद्धिमान दिख रहा है शायद उसकी मेरिट में आपको गधापन दिखता। तो समस्या ऐसे समाधान, हाँ, अगर अब इसका समाधान भी यही कि अब आप खुद सोच लीजिए कि आप केवल यही चाहते हैं कि आपका बच्चा बुद्धिमान रहे कि आपकी बेटी भी बुद्धिमान रहे, तो दोनों है, तो दोनों के लिए वही चाहिए कि आपका मैकेनिज्म साफ सुथरा होना चाहिए जिसमें दोनों को अपनी योग्यता के अनुसार अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने का मौका मिले। ये आधार है कास्ट सिस्टम को खत्म करने का। मेरे अनुसार। धन्यवाद। हाँ, योगेश जी ने जो अभी एग्जाम्पल दिया है उससे मेरे पास एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है सर, कि बेटा और बेटी को अगर हम बराबर समय दें और बराबर उन्हें पढ़ने का या उन्हें कार्य करने का जो है सिस्टम दें, तो बेटर कौन है? बेटी विपरीत परिस्थितियों में अच्छे नंबर ला रही है तो बेटा गधा दिखेगा या खराब दिखेगा या कम बुद्धिमान दिखेगा। क्या हम यही चीज़ें राजनीति में भी लागू कर सकते हैं? आदरणीय जो है माननीय बहन जी की जब सरकार बनी तो उन्होंने जो व्यवस्था उत्तर प्रदेश में दिखाई थी, जो काम करने का व्यवस्था दिखाया था, उसके बाद जो है मुलायम सिंह बने थे और उससे पहले बने थे, फिर अखिलेश यादव बने, उनका भी शासन बहुत अच्छा जाना जाता है। इधर आपका हेमंत सोरेन का जो है बहुत अच्छा शासन इस समय दिखाई दे रहा है। नीतीश जी का भी नाम बड़े जो है जोरों से चल रहा है। लालू जी को जो है एक बार आपको याद होगा कि वो जो है रेल मंत्री बने थे, और जो रेल हमेशा जो है घाटे में रहती थी वो उन्होंने उसे लाभ में ला के दिखाया था, और आज भी जो है रेल मंत्रालय जो है घाटे में जा रहा है। तो क्या ये जो प्रधानमंत्री बन रहे हैं, ये जो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, क्या यही एग्जाम्पल यहाँ नहीं लागू होगा सर? और ये जाति का खेला कब तक चलेगा कि जो एक योग्य अभ्यर्थी है जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन के देश को विकसित राष्ट्र बना सकता है, पिछले 70 वर्षों से ये विकासशील ही रह गया है, जातियों का क्या इस पे जो है असर नहीं पड़ता है? एक्चुअली योगेश जी ने जो कहा वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं जो कह रहा था बीच में मैंने उसको ड्रॉप कर दिया था। आपको समझने की ज़रूरत वहाँ है जहाँ पर मैंने ये कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 17, 18 और 334 ये एक दूसरे के पूरक हैं, संबद्ध हैं।
इस सिस्टम को देख करके हमको लगता है कि नहीं, जाति मिटाना संभव नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने जो व्यवस्था दी है उससे जाति समाप्त हो सकती है। वो क्या है? अनुच्छेद 18 कह रहा है कि शैक्षिक और सैन्य टाइटल्स को छोड़ करके सारी टाइटल्स को शून्य कर दिया जाए। जाति है नहीं? अगर हम आपके नाम से ही पता कर लेते हैं कि आपकी जाति है तो बाकी चीज जरूरत ही नहीं, जाति बनी रहेगी, जाति बनी रहेगी जी। लेकिन अगर हम आपकी इस पहचान को मिटा दें जो टाइटल में रूप में प्रचलित हम डाले फिर रहे हैं, अगर इन सारी टाइटल्स को हम समाप्त कर दें, संविधान इसकी व्यवस्था दे रहा है कि शैक्षिक और सैन्य जो है, चूंकि शैक्षिक जो डिग्रीज होती है हमारी किसी प्रतियोगी परीक्षा के पास करने पर दी जाती है नहीं, और जो सेना में दी जाती है वो भी हमारी योग्यता पर दी जाती है। लेकिन जातियां हमारे जो है किसी काम पर, किसी उस पर, किसी योग्यता पर इसका कोई निर्धारण ही नहीं पैदाइश होती है नहीं। तो मेरा मानना है कि अगर इन टाइटल्स को प्रतिबंधित कर दिया जाए, मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। 2003 में हमने एक जनसंसद का कार्यक्रम कराया था हरदोई जिले में, वहाँ पर था, वहाँ पर मैंने कराया था। और वहाँ पर मैंने एक लाइन का एक जो है कानून बना करके जो है उदाहरण दिया था कि किस तरह से जाति समाप्त हो सकती है। हमने एक लाइन का कानून बनाया था कि भारत का वह नागरिक जो अपने नाम के साथ जाति सूचक शब्द लिखेगा उसको कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अगर ऐसा मात्र एक कानून बना दे, एक लाइन का कानून बना दे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि लोग जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल बंद कर देंगे, और जैसे ही वो प्रचलन में बंद होगा जातियां अपने आप शून्य हो जाएंगी। इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने उसमें लिख दिया था, 10 साल इसीलिए लिखा था कि 10 साल के अंदर आप ऐसा कानून बनाकर, कैसी व्यवस्था बनाकर के जातियां खत्म कर दीजिए। इतना हमको ये जाति व्यवस्था असंभव लग रही है, खत्म करना मुश्किल लग रहा है। मेरा मानना है कि सबसे आसान है कि किसी को अगर आपने कहिए कि ना लिखो, आप उसको अयोग्यता घोषित कर दीजिए। और जिस दिन हम उसको अयोग्यता घोषित कर देंगे उस दिन सब लिखना बंद कर देंगे। इसमें एक समस्या और भी है। हाँ। या कुछ लोग फायदा उठाना चाहें, समस्या कहना कि अलावा मैं ये कहूँ कि कुछ लोग फायदा उठाना चाहेंगे तो वो कर सकते हैं, क्योंकि नौकरियां जो हैं भारत में वो सिर्फ 2% है, बाकी 98% लोग बिना नौकरी के हैं। तो बाकी 98% लोग कैसे हटाएंगे? नहीं, मैं नौकरियों को नहीं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं कि कोई न कोई कहीं न कहीं जो है इन तीनों क्षेत्रों में ही अपना स्थान ढूंढ रहा होता है। हम टोटल के लिए कर रहे हैं ना, केवल नौकरी के लिए नहीं कर रहे कि उनको अयोग्य घोषित कर दीजिए। यानी इसको मैं उदाहरण देके बताता हूं कि आप जब किसी दफ्तर में जाते हैं, नेम प्लेट में देख करके आप समझ लेते हो कि जो अंदर बैठा हुआ अधिकारी है ये हमारा काम करेगा या नहीं करेगा, हमारे अनुकूल करेगा कि नहीं करेगा, हमको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा है। और अगर ये नाम शब्द हटा दिया जाए, सब के आगे से हटा दिया जाए तो न्याय होने लगेगा। बिल्कुल होने लगेगा। और जाति का जो इतना बड़ा प्रकोप हमको दिखाई दे रहा है ये शून्य हो जाएगी, मैं गारंटी देके बता रहा हूं। और जब हमने यह कार्यक्रम किया था वहाँ हरदोई जिले में जो है, तो तमाम पत्रकार भी थे, उन्होंने कहा साहब ये ऐसा कानून संसद में क्यों नहीं बन रहा है। हम कहा भाई उनसे पूछो, हम उनको गाइड कर रहे हैं कि ऐसा कानून बनाया जा सकता है। और यह और कुछ नहीं है, यह संविधान के अनुच्छेद 18 का इम्प्लीमेंटेशन है। यहाँ पे ये भी तो कह सकते हैं कि वो जो है कानून बनाना ही नहीं चाहते हैं, जातियां खत्म ही नहीं करना चाहते हैं, इसलिए कानून नहीं बन रहा। हाँ, अब इसमें क्या है कि जो जाति व्यवस्था है, जाति व्यवस्था ने समाज को 2 भागों में बांट दिया है। कुछ लोग इसमें शिकारी हो गए, कुछ लोग उसके शिकार हो गए, है नहीं। तो शिकार तो चाहेगा कि जाति व्यवस्था खत्म हो जाए, लेकिन शिकारी का चूंकि फायदा हो रहा है वो नहीं चाहेगा। लेकिन
अगर हम यह काम कर देंगे तो शिकार और शिकारी एक ही जगह खड़े हो जाएंगे, है नहीं? शिकारी भी नहीं घुस पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।